सोचिए एक छोटा सा कोड, एक स्मार्ट आइडिया और एक स्ट्रॉन्ग विजन, और यही चीज़ लाखों लोगों की ज़िंदगी को आसान बना सकती है। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, जहां हर क्लिक के पीछे साइंस, डाटा और इनोवेशन का पावर छुपा होता है। और इसी पावर को पिछले 30 सालों से समझने, सिखाने और नए सॉल्यूशन में बदलने का काम कर रहे हैं डॉक्टर नीरज सिंघल सर। मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं हिडन रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं, हिडन रिसर्च का प्रयास है प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उनकी रिसर्च को आप तक पहुंचाना। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डायरेक्टर और प्रोफेसर स्क्राइट सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियन, रिसर्चर और मेंटर हैं। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। डॉक्टर सिंघल ने 100+ अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स, 45+ पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस, 9+ PhD स्कॉलर गाइड किए हैं। उन्होंने 4 हैंडबुक्स, 13 पेटेंट्स और 150+ रिसर्च पब्लिकेशंस लिखे हैं, जो SCI, स्कॉपस, DPLP और UGC केयर जैसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किए हैं। डॉक्टर सिंघल कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी के फेलो और सीनियर मेंबर भी हैं, जैसे IEE USA, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ACM, ICSA, CSI, ISTE और कई ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। उनके रिसर्च का मेन फोकस वेब इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एजेंट्स और इंटेलिजेंट सिस्टम जैसे एडवांस एरिया पर है, जो आज के डिजिटल वर्ल्ड और AI ड्रिवन फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फ्यूचर पर, स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाएं, रिसर्च के स्टार्टअप और प्रोडक्ट कैसे निकले, और कैसे एजुकेशन डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, 1992 से आज तक आपने कंप्यूटर साइंस में क्या मेन चेंजेस देखे हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में? जी ना, जब हम पढ़ते थे 92 के आसपास, तब कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बेसिक लैंग्वेज, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस होती थी। हालांकि सी भी हमने पढ़ी उस दौरान, और तब से लेके आज तक C++ हो, जावा हो, उसके अलावा विजुअल बेसिक हो, विजुअल C++ हो, उसके बाद में रेड लैंग्वेजेस, तमाम तरह की लैंग्वेजेस आई है। आज की डेट में R है और लैंग्वेजेस आ गई हैं बहुत सारी, पाइथन है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो तब से अब तक बहुत चेंज आया है। तब क्या था कि नंबर ऑफ लाइंस कोड के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी, आउटपुट कम होता था। आज की डेट में आपको डायरेक्शंस देनी है, कम लाइंस में आप बेहतर आउटपुट कंप्यूटर से ले सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर इज ए बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट। जी जी। तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देंगे, उस तरह का बेहतर आउटपुट कंप्यूटर से ले सकते हैं। और जहाँ तक हार्डवेयर की बात है, तो हमें याद है तब किसी सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क लगी हो तो वो प्रीमियम सिस्टम इंस्टीट्यूट में होता था। जी जी। और उस पर सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स या टीचर्स ही काम करने के लिए अलाउड होते थे, और हम लोग फ्लॉपीज बेस्ड सिस्टम्स पे काम करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे सीनियरिटी चेंज हुआ, और आज की डेट में तो बिना हार्ड डिस्क के तो आप सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उस समय सिस्टम्स में कुछ 100 MB रैम्स, और मुझे याद पड़ रहा है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने सिस्टम लिया अराउंड 2002, तब शायद 3.8 GB की हार्ड डिस्क उसमें होती थी। आज उससे बहुत ज़्यादा की तो रैम सिस्टम्स में होती है। इवन मोबाइल के अंदर भी आप 12 GB और 16 GB रैम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और परचेस कर रहे हैं, जो चीज़ अवेलेबल है। तो ड्रास्टिक चेंज तब से अब तक मैंने देखा है। स्टूडेंट्स ने इन चेंजेस से क्या सीखा? देखिए, इंजीनियरिंग और अदर सब्जेक्ट्स में मुझे एक फ़र्क नज़र आता है। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अपना आइसोलेशन में नहीं रह सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि डेली कुछ ना कुछ चेंज होती है। तो इसका एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पहलू भी है। दोनों ही पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के। इसका जो अच्छा पहलू तो ये है कि आप हमेशा अपडेट रहते हैं और आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। और ये इसका नेगेटिव पहलू भी है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हमें याद है कि उस समय डेटाबेस सॉफ्टवेयर आता था DBase के नाम से। उस समय जो एक्सपर्ट्स थे DBase के, दे वर हाईली पेड एम्प्लॉइज। लेकिन कुछ समय बाद DBase का जो चलन था वो ख़त्म हो गया, बाकी सॉफ्टवेयर्स आ गए। अगर आज की डेट में कोई कहे कि मैं DBase का एक्सपर्ट हूँ, तो उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। जी सर, सिंपल शब्दों में अगर बताएं, रिसर्च असल में होती क्या है?
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है जी और हाउ इट कैन बी मेड मोर कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक, फॉर द मासेस। जैसे एटीएम मशीन्स आई हैं, ये पंखे आए, बिजली आई है ना, एसीज बने, ये कहीं से किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे जी। बनना है। इंसान ने सोचा, उसके ऊपर काम किया, तो उसने या किसी और ने उसको डेवलप किया। रिसर्च यहीं से जनरेट होती है। जी आप घर में खाना खा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं बिजी रहता है इधर उधर, और आपके दिमाग में तमाम तरह के आइडिया आते रहते हैं। जो वो आइडिया आते हैं आप उनको थोड़ा सा पेपर पे, कंप्यूटर पे उतारने की कोशिश करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, डेवलप करते हैं। यही इस तरह से रिसर्च आगे बढ़ती है। जी। मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ। सर आपको क्या लगा कि जब आपके दिमाग में सबसे पहला रिसर्च को लेके पॉइंट आया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? बेसिकली जो मेरा पर्पस था वो ये था कि एमटेक करने के बाद मुझे बड़ा शौक था कि मेरे नाम पे डॉक्टर लगे। जी और ये सिर्फ शौक था मेरा कि नाम पे डॉक्टर लगे, इसीलिए मैं शायद रिसर्च फील्ड में आया। और टीचिंग मेरा हमेशा से पैशन रहा है। जी उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हायर एजुकेशन में आप पीएचडी भी करें। जी तो पीएचडी के साथ साथ मैंने रिसर्च भी करता रहा, तो पीएचडी भी हुई और रिसर्च भी हुई, दोनों ही बातें हुई। सर अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें, तो आप उसको कौन सा फर्स्ट स्टेप सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से शुरुआत की जा सकती है? देखिए, जो सब्जेक्ट्स हम क्लासेस में पढ़ते हैं ये टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं फील्ड्स में रिसर्च करें, कोई ज़रूरी नहीं होता है। रिसर्च के लिए आपको वो फील्ड चूज करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या अगर आपके पास में सुपरवाइजर फिक्स्ड है तो जिसमें उस सुपरवाइजर का इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको सुपरवाइज कर सके। और जहाँ तक फील्ड सेलेक्ट करने की बात है तो शुरू में आप फील्ड ही सिलेक्ट करते हैं, आप टॉपिक चूज नहीं कर सकते। वो तो धीरे धीरे जैसे आपकी रिसर्च नैरो होती जाती है तो आपका टॉपिक फाइनल होता है। शुरू में आप एक ब्रॉड फील्ड लेके चले, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें ये समझे कि आज तक क्या हुआ है और अब क्या हो सकता है। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस फील्ड में क्या हुआ आपका मालूम चलेगा, और फिर आपको ये भी एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि इसमें और किस पॉइंट पे क्या चीज़ ऐसी है जो अब तक नहीं हुई है और हो सकती है, और हम क्या उसमें नया कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, फिर हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। सर आपका काम वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और इंटेलिजेंट सिस्टम कर रहा है, और आम जिंदगी में इसका रियल यूज कहाँ दिखा सकते हैं? देखिए, वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जहाँ तक बात है, आज की डेट में कोई भी बच्चा हो जो इस एटलीस्ट 10th पास है, मुझे 10th क्या बल्कि 8th पास है, हम सभी कंप्यूटर पे काम करते हैं, और बच्चे तो हमसे ज़्यादा काम करते हैं शायद। तो होता क्या है कि जो कुछ टूल्स हैं जिसका मैं नाम आपको लूँगा, जैसे गूगल है जी। आज की डेट में आप गूगल के बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सिस्टम पे काम करेंगे। गूगल इज बेसिकली सर्च इंजन, ये वेब सर्च इंजन है। इसका काम क्या होता है कि जो देखिए दो तरह की इंफॉर्मेशन इस वेब वर्ल्ड में है, एक पब्लिकली अवेलेबल है और एक इस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जो प्राइवेट वेब या जिसको हम डार्क वेब बोलते हैं। लेकिन इस पूरे वेब वर्ल्ड में कहाँ पे क्या रखा हुआ है हम ऐसे सर्च नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ध्यान होगा पहले ना येलो पेजेस बुक आती थी, उसके अंदर क्या होता था कि आपको सिटी में कहाँ कोई पब्लिशर है, कौन ज्वेलर्स हैं, कौन क्लॉथ मर्चेंट्स हैं, कौन साड़ी की शॉप वाले हैं, वो आपको मालूम चल जाता था जी। गूगल आज की डेट में यही काम करता है। तो गूगल हमें वेब वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जी। वेब वर्ल्ड के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, एक बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में मान लेते हैं मुझे लाइब्रेरी से 5 बेस्ट बुक्स निकालनी है किसी टॉपिक पे जी। तो मेरे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं लाइब्रेरी से अगर 2000 बुक्स है उनको यहाँ पे मंगाऊँ, उसमें से 5 जो बेस्ट बुक्स है उनको रखूँ और बाकी बुक्स को मैं वापस कर दूँ लाइब्रेरी के अंदर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस मैं इस्तेमाल करता हूँ कि लाइब्रेरी से वो सब बुक्स यहाँ पे आएंगी, फिर मैं उसमें 5 बुक्स छांटूंगा अपने लिए बेस्ट चूज के जाएंगे, है ना, और बाकी 995 में वापस कर दूंगा। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे इसके अंदर। इसके बजाय अगर कुछ ऐसा हो कि चाहे तो मैं लाइब्रेरी जाऊँ या मेरा कोई एजेंट लाइब्रेरी में जाए और जाने के बाद में उन बुक्स को वहाँ से उठा के 5 बेस्ट बुक्स हैं ले आए मेरे पास जी, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात,
आपने सुना होगा आज की डेट में फाइनेंशियल एजेंट्स होते हैं, LIC एजेंट्स होते हैं, IIT ऑफिस में एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट्स हमारी हेल्प करते हैं हमारा काम करने, क्योंकि हम इन चीज़ों के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं जी। तो मेरे दिमाग में एक बार एक पॉइंट आया कि कोई भी जो सर्च इंजन है वो अपना डेटाबेस अच्छा करने के लिए हमेशा उसको फ्रेश रखना है अपना डेटाबेस। ये कुछ इस तरह से है, अगर मार्केट में 10 शॉप्स है किसी चीज़ की, आपको एक के यहाँ हमेशा सामान मिलता है, बाकी 9 के यहाँ नहीं मिलता, तो धीरे धीरे आप उन 9 दुकानों पे जाना बंद कर दे। तो कोई भी वेब सर्च इंजन इसी तरह से काम करता है। जैसे बिंग का नाम सुना होगा, बीच में एक बार बिंग भी आया था, और भी कंपटीटर्स रहे हैं, लेकिन जो प्लेस गूगल ने मार्केट में बनाया है वो शायद कोई बना नहीं पाया जी। ठीक है। सर आपको क्या लगता है कि जैसे चैट जीपीटी आ रहा है और जेमिनाई आ रहा है, तो ये टक्कर के हैं गूगल के या नहीं? देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, चैट जीपीटी हो या और चीज़ें हो और गूगल हो। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, ये सब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। लेकिन चैट जीपीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी अपना काम करती है और कर रही है, और नई नई चीज़ें आती रही हैं और आती भी रहेंगी इस तरह से, बहुत तरह की आती रही हैं। अब इसकी 3 चीज़ें मुझे नज़र आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि लोग समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है एज ए टीचर और ए PhD सुपरवाइज़र और एज ए पेरेंट भी कि हम बच्चों की जो स्किल्स है कहीं ना कहीं उनको कहीं ख़त्म ना कर दें और बच्चा लेजी हो रहा है इन सब चीज़ों। बच्चा लेजी भी होगा, और उसके अलावा बच्चा जब चैट जीपीटी से कोई लेटर, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट कर लेगा तो शायद उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर दें, कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि इस वजह से हम टेक्नोलॉजी डेवलप ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जब कोविड हुआ तो पूरी दुनिया करीब करीब बंद थी। इट वॉज ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से वर्ल्ड ने सर्वाइव किया, गूगल वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप घर बैठे बैठे मीटिंग कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सब टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। अगर उस टाइम में IT टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हम ये काम नहीं हो पाता। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जैसे शुरू में जब कंप्यूटर्स इंडिया में आए तो लोगों ने कहा है ये जॉब्स खत्म हो जाएंगे, सब लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में जॉब्स मैनी फूड्स बढ़ी हैं कंप्यूटर के फील्ड में, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे वो डेटा इंजीनियर्स की जॉब हो या प्रोग्रामर्स की जॉब हो, सिस्टम एनालिस्ट की जॉब हो, इवन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब हो, तो बहुत बड़ी हैं जॉब, इसी बात नहीं। पिछले कुछ सालों में स्क्राइब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में क्या नए कोर्सेज आपने स्टार्ट किए और आगे का क्या प्लान है? देखिए विश्वविद्यालय कैंपस स्थित सर छोटा राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इस विश्वविद्यालय का अकेला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, एक इसका अपना डिपार्टमेंट है। 2002 में ये कॉलेज बना और तब से इसमें बीटेक प्रोग्राम्स चलते थे, 7 ब्रांचेस में चलता था यहाँ पे। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी के आने के बाद उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे 2 ब्रांच में एमटेक प्रोग्राम शुरू हुआ सन 2022 में, जिसमें एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हम 2 विभागों में चला रहे हैं। हमारे 6 प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके अलावा 4 ब्रांचेस में PhD शुरू की गई है गत वर्ष से, इसमें PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, PhD इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ मैडम के विजन से लाइन अप करते हुए हम जल्दी ही कुछ और एमटेक और PhD भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारे बच्चों के साथ साथ इस क्षेत्र के सभी बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। और इन चीज़ों में हमारी माननीय कुलपति जी का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है, मार्गदर्शन मिलता रहा है, और सब उन्हीं के मार्गदर्शन से हो रहा है। ये हम भी देखते हैं कि जब से VC मैम आई है तब से रैंकिंग में भी बहुत बढ़ोतरी हो गई है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। आपने रैंकिंग की बात की, मैं आपको 2-3 रैंकिंग बताना चाहूँगा। जैसे आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय एक NAC A++ सेग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैडम के मार्गदर्शन में ही ये संभव हो पाया है। उसके बाद में QS रैंकिंग हो और अभी NIRF में हो, या अभी रिसेंटली डी रैंकिंग आई है। डी रैंकिंग में विश्वविद्यालय का भी
नाम है। उसके साथ साथ मैं आपको मुझे हर्ष बताते हुए आपको कि इंजीनियरिंग में भी सर छोटू राम का नाम 801 से 1000 के बैंड में आए, जिसमें ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैडम का हमेशा एक विजन रहा है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर रैंकिंग हो, जिससे हम नेशनल के साथ साथ में इंटरनेशनल फ्रंट पे आ पाए। सर, आपके माइंड में रिसर्च का पहला आइडिया कहाँ से आया, और आपकी जो कौन सी ऐसी रिसर्च रही है जो वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की है जिसने? देखिए, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आइडिया कैसे आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मुझे याद है, इट वाज ए लॉन्ग बैक, शायद 2008 के आसपास की बात है। बीटेक सेकेंड ईयर के 2 बच्चे मेरे पास में आए कि सर हम कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट। मुझे भी लगा कि बच्चे अच्छे हैं, इनको अच्छी प्रॉब्लम दी जाए। तो उस समय क्या था कि विंडोज़ 95 और 98 आ चुके थे, और सिस्टम में कोई भी फाइल सर्च करना जिसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हों, जैसे मेरे पास हम मान लेते हैं कुछ रिज्यूम्स आए, तो उस बच्चे का रिज्यूम में नाम लिखा होता है, और मेरे पास में 100 रिज्यूम्स पड़े हुए हैं। मुझे वो, और उन सब का नाम रिज्यूम 1, रिज्यूम 2, रिज्यूम 3 इस तरह से है। तो एक फाइल सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट था, और कई बार कई मिनट लग जाते थे। और जहाँ तक गूगल की बात है, गूगल पे हम कुछ सर्च करते थे तो फर्क कहता था 0.8 सेकेंड में रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट्स वर सर्टेन मिलियंस और बिलियंस रिजल्ट्स। तो ये बात बड़ी मुझे ना पिंच करती थी, ऐसा कैसे हो जाता है। तो मैंने बच्चों से कहा कि ऐसा कुछ बनाओगे जिससे सिस्टम में फाइल कर सर्च करना आसान हो। तो बीटेक सेकेंड ईयर के बच्चे थे, उन्होंने इस पर काम किया, और कुछ टेक्स्ट फाइल्स हमने उनसे बनवाई और उनको सर्च कराया। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे वो सर्च कर पाए, उसके अंदर एक अच्छी चीज़ बनी। और आज की डेट में अगर आप देखें, विंडोज़ जिधर भी नए नए वर्जन आ रहे हैं, सबके अंदर ये चीज़ तैयार हो गई, क्योंकि उन बच्चों ने इंडेक्स बनाया था। गूगल भी अपना इंडेक्स बनाता है जिसके थ्रू सर्च करते हैं हम, और ऐसी आज की डेट में जितने भी विंडोज़ के वर्जन आ रहे हैं लेटेस्ट, उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। दूसरा एक पॉइंट मैं बताऊँ आपको, एक और बच्चा था हमारे यहाँ, वो एमटेक का स्टूडेंट था, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रहा था, और मेरे से उसका बड़ा अच्छा एसोसिएशन था। तो उसने कहा कि सर मैं एमटेक के थीसिस में आपका कुछ सहयोग चाहता हूँ, आप मुझे प्रॉब्लम बताएं। तो मेरे दिमाग में एक बार प्रॉब्लम कई बार घूमती थी कि आप किसी के नाम से उसका फ़ोटो सर्च कर सकते हैं। मान लिया किसी का नाम अमित कुमार है, और मैं लिखता हूँ अमित कुमार गूगल में, तो इस वर्ल्ड में जितने भी अमित कुमार वेब वर्ल्ड में अवेलेबल है, उन सबकी फ़ोटो निकल के आ जाती थी। लेकिन मेरे अगर कंप्यूटर में कोई अमित कुमार का फ़ोटो हो, मुझे उसे सर्च करना हो, तो उसको सर्च करना मुश्किल था। तो उस बच्चे ने इस पर काम किया और एक प्रोजेक्ट बनाया, अपना थीसिस की पेपर पब्लिश किया। और आई एम हैप्पी टू से कि आज की डेट में गूगल जैसे एक महारथी मैं कहूँगा वेब वर्ल्ड के, उन्होंने अपने इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है, और इमेज सर्च के नाम से हम काम कर सकते हैं। तो आइडिया से इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। जी। सर, आपके पास 13 पेटेंट्स हैं, और एक आइडिया को पेटेंट और फिर प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस कैसा होता है? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी। अगर कोई भी आदमी रिसर्च करने के बाद में किसी को बताए नहीं तो किसी को मालूम नहीं चल पाए। जी। एक मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस पर ध्यान आता है, हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक दिन बताया कि आप ये समझिए कि आयुर्वेद इंडिया में इतना पॉपुलर था, और पॉपुलर होने के बाद में क्या हुआ कि एक समय बाद में आयुर्वेद करीब करीब खत्म हो गया, और एलोपैथिक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है और आगे भी बढ़ेगा। इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है कि एलोपैथिक में जो भी कंपनी कुछ मेडिसिन बनाती है, उसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर्स के यहाँ घूमते हैं, उनको बताते हैं कि सर हमारे कंपनी ने ये मेडिसिन बनाई है, इसमें सॉल्ट है और इस बीमारी में काम आता है। उस चीज़ को छुपाते नहीं है क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी है, अपनी सेल्स करनी है। और आयुर्वेद में जिसमें कहते हैं कि संजीवनी बूटी जैसी बूटी थी, उसके बावजूद भी वो आयुर्वेद धीरे धीरे खत्म इसलिए हुआ कि जिस वैद्य ने, जिस हकीम ने किसी जड़ी बूटी का पता लगा लिया कि इसको खाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, उसने कभी किसी को बताया नहीं। तो नॉलेज ना जितनी आप शेयर करेंगे उतनी आगे बढ़ती है। एक क्लास में, एक कक्षा में जब टीचर कोई लेक्चर लेता है, दुनिया भर की चीज़ें डिलीवर करता है। अगर वो सारा ज्ञान
डिलीवर नहीं करे क्लास में, अपने तक सीमित रखे, तो बच्चों तक इन्फॉर्मेशन कैसे बच्चा जाएगी, कैसे सीखे? आगे चीज कैसे बढ़ेगी। वही बच्चे फिर एक दिन क्लास में खड़े होते हैं, कहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जब कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उस पर आगे बढ़ते हैं, तो आप उस पर 2-3 चीज काम करते हैं। पहला काम, उस पर आप कोई पेटेंट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा काम, उसके ऊपर आप कोई पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तीसरा काम, उसके ऊपर आप इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। जी सर, क्या स्टूडेंट भी अपने आइडियाज को पेटेंट करा सकते हैं? बेसिक स्टेप्स क्या हैं? क्योंकि ऐसा ऑफ कोर्स ऐसा आधे बच्चों को पता नहीं होता है कि हमने बना तो लिया है, अब उसको पेटेंट कैसे कराएं, और या फिर किसी प्रोफेसर की ही मदद लगेगी। ये सब चीज़ें बच्चों को अवेयरनेस कम है इन सब चीज़ों की। जी, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम पेपर पब्लिश करते हैं, इसी तरह से हम पेटेंट भी फाइलिंग की जाती है। जी। लेकिन जब पेटेंट फाइल करते हैं तो उसमें कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं। उसके लिए कुछ अटॉर्नी होते हैं जो हमें इसमें हेल्प करते हैं। जी। तो अगर किसी बच्चे के पास में कोई आइडिया है, उसको पेटेंट करना चाहता है, किसी टीचर से गाइडेंस ले, या विश्वविद्यालय में जो अटॉर्नी होते हैं उनसे मिले, उनसे पूछे कि इसको किस तरह से फ्रेम करना होता है। देखिए, किसी भी पेटेंट फाइलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहली चीज़, आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, चीज़ क्या है, कैसे काम कर रही है। दूसरी बात ये होती है कि अब तक इस फील्ड में क्या हुआ है, ये भी इसमें आना चाहिए। चौथी बात, आपने क्या किया है वो सब आना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क आना चाहिए, और फिर कुछ रेफरेंसेस उसमें आते हैं, जैसे हम रिसर्च पेपर में करते हैं, उसी तरह से इसका भी फ्रेमिंग चाहिए। तो विश्वविद्यालय, और ये स्पेशली हम तो अपने यहाँ की बात करेंगे, तो हमारा संस्थान और विश्वविद्यालय इसमें हेल्प करते हैं। कोई बच्चा इसमें आगे बढ़ना चाहे तो हम पूरी हेल्प करेंगे उसमें। सर, रिसर्च को सिर्फ पेपर तक सीमित रखने के बजाय स्टार्टअप या प्रोडक्ट में कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रिसर्च से भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। देखिए, एक तो एक मिसकंफ्यूजन है बच्चों में कि अगर पीएचडी कर रहे हैं तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर ले, 3-4 तो पीएचडी हो जाएगी जी। एक मिसकंसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च पेपर इज ए बाई प्रोडक्ट। जब आप अपनी रिसर्च थीसिस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उसको पब्लिश तो करेंगे कहीं ना कहीं, तो इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट। जैसे कई बार बच्चे ना सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं जी। मेरा मानना यह है कि पास होने के बजाय अगर सब्जेक्ट को सीखने के लिए पढ़ा जाए, उसको जिया जाए जी। उसकी सोल तक आप पहुँचें, तो पास तो अपना भी हो जाओगे। बेगर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो पास तो खुद ही हो जाएगी। सर, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का गैप कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें धीरे धीरे चेंज आ रही है जी। इंडस्ट्री हमेशा उस मैन पावर की एक्सपेक्ट करता है जो उसको चाहिए और जिसको उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करानी पड़ी। जबकि आज की डेट में जितने भी मेजोरिटी में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कोई भी कंपनी उनको 1 महीना 2 महीना से लेकर 6-6 महीने तक की पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो बच्चे उन कंपनी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे आ सकें और फिर वो कंपनी उनको एब्जॉर्ब करती है अपने यहाँ। अगर यही काम इंस्टीट्यूशंस में होने लगे तो शायद वो टाइम बच सकता है। जी जी। सर, आपके पास कोई बच्चों के एग्जाम्पल हैं कि आपके यहाँ के बच्चे कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट तक पहुँचे हों? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो डिफेंस में गए हैं। अभी हमने डेटा कलेक्ट कराया तो 13 बच्चे को हमें डेटा मिला जो डिफेंस में गए और ऑफिसर्स लेवल पे उन्होंने ज्वाइन किया। दूसरा, हमारे बच्चे एनआईटी और आईआईटीज में भी ऐसे गए हैं जिन्होंने पीजी करने के लिए वहाँ पे एडमिशन्स लिया है। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे बच्चे गए हैं और मुझे याद है कि गत वर्ष एक बच्चा था, उसका सिलेक्शन हुआ तो 21 लाख का उसको पैकेज मिला और उसके बाद भी उसने ज्वाइन नहीं किया और उसने अपनी कंपनी खड़ी की और उसी में ही वो काम कर रहा। तो जो बच्चा, देखिए, अगर किसी बच्चे में पैशन है और थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकता है। कोई भी इस सृष्टि में जो कार्य है, मुझे ऐसा लगता है वो एक न एक दिन होना है। हम नहीं करेंगे तो कोई और जी। सर, रिसर्च में कंसिस्टेंसी और पेशेंस कैसे बना के रखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सर, ये रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अगर रिसर्च में कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं होगा तो रिसर्च करना नामुमकिन ही है एक तरीके से। देखिए, रिसर्च ना अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। एक तो रिसर्च वहाँ पे होती है जहाँ बच्चे पीजी या पीएचडी में रिसर्च करते हैं,
और ये रिसर्च होती है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जो भी रिसर्च होती है। जो बच्चे पीएचडी के लिए रिसर्च करते हैं उनका जो मेन मोटो है वो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना, लेना। तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम लेके उसके ऊपर काम करते हैं और अपना रिसर्च करते हैं किसी सुपरवाइजर की गाइडेंस में। और जहाँ तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उनकी बात है, ये बात सही है कि वहाँ पे जब रिसर्च चलती है तो एक बड़ी स्केल पे चलती है और उसमें आउटकम आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन दे आर मेंट फॉर रिसर्च ओनली, और इसमें पेशेंस और परसिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड। आप 2 दिन में कभी कभी आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। और रिसर्च में ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी गलत रिजल्ट भी आ जाए तो वो भी एक नया इनोवेशन बन जाता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर आपने कुछ भी काम किया है, मैं तो हमेशा एक चीज मानता हूँ, आप उस जो आपने काम किया उसे आप पब्लिश करें, लेट अदर्स डिसाइड कि काम अच्छी डायरेक्शन में हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपने अच्छी डायरेक्शन में काम किया है तो लोग उसको फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने ठीक डायरेक्शन में काम नहीं किया है या आपका मेथड बहुत अच्छा नहीं है तो लोग उसको क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करके मेथड को एक नया मेथड डेवलप करेंगे। तो रिसर्च तो एक एंडलेस प्रोसेस है, ये हमेशा होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी और नई नई चीज़ें आती रहेंगी। आज के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्किल फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल है, कि अगर वो आज उनके पास वो स्किल्स हैं तो आगे चल के वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, रिसर्च करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें सबसे पहला आता है एक बहुत अच्छा आइडिया जिसके ऊपर आप काम करें और जो कॉमन मासेस के लिए कुछ वर्थ रखता हो, कुछ इम्पोर्टेंट हो। भाई, कोई टेक्नोलॉजी मान लें तो आपने डेवलप की, आपकी रिसर्च अच्छी रही, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की और एक आम आदमी के लिए काम आने वाली नहीं है, उसे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे परसिस्टेंस, पेशेंस और पैशन रखें। यू मस्ट फील प्राउड ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग और यू हैव डन सो फार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी आपने वर्क किया है उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, आप डेवलप करें, उसको लोगों को बताएं। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, अपना डेवलपमेंट बताएं, आपने क्या किया है। सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें, लोगों तक बताएं। एआई और इंटेलिजेंट सिस्टम के फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं कि बच्चे आज भी रिसर्च में एआई का यूज कर रहे हैं, तो एआई एक जॉब थ्रेट है या फिर फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, इसके जहाँ तक एआई टूल्स की बात है और किसी भी ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस की बात है, मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेहतर किसी चीज़ को नहीं मानता। लेकिन एक फ़र्क है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, महसूस किया है और समझा है, कंप्यूटर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कंप्यूटर इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट। बहुत सारी चीज़ जिसको आप बार बार करने में थक जाते हैं, लिथार्जिक महसूस करते हैं, बोर हो जाते हैं, उसे कंप्यूटर मिलियंस के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स विदाउट टायर्डनेस कर सकता है। अगर आप इसके लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी मशीन को आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप एआई टूल्स को इस्तेमाल करके अपने लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं या वो काम करते हैं जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे लेटर ड्राफ्ट करना है कि और चीज़ है, तो उसके लिए आप अपनी स्किल्स खराब कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा एआई फील्ड में आगे जाता है तो नेचुरली उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एज ए टेक्नोलॉजिस्ट अगर जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। सर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी जैसे इश्यूज को रिसर्च कैसे एड्रेस कर सकती है? देखिए, मान लेते हैं मेरा एक मोबाइल है और उस मोबाइल में कोई सिम कार्ड नहीं है, तो मोबाइल कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस मोबाइल में कोई शायद ही कोई कुछ कर पाए। लेकिन जैसे आपके मोबाइल में सिम कार्ड आ जाता है, आप किस वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हो, तो समवन कैन डू एनीथिंग विद योर मोबाइल एज लॉन्ग एज ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। ये आपके लैपटॉप के भी ऐसे होता है। कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जब इस वर्ल्ड में, इस इंटरनेट वर्ल्ड में, इस पूरे आपके डिजिटल वर्ल्ड में ट्रेवल करती है, तो इस इन्फॉर्मेशन को कोई भी हैक कर सकता है जी। अब वो डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन उस हैकर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल सी बात है भाई, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो कोई भी हैकर उसको हैक करना चाहता है।
सर सबकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन्स आती हैं। जब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन होती है करियर, फ्यूचर और प्रेशर को लेकर, तब आप पर्सनली कैसे क्लैरिटी ढूंढते हैं? और बच्चों को अगर ये इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है तो आप क्या गाइडेंस देंगे कि वो किस तरह से इसमें क्लैरिटी ढूंढें? A very good question, which is close to my heart. देखो ने ना, किसी भी इंसान के जीवन में इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही रहती है, चाहे वो फैमिली की हो या ऑफिस की हो, फ्यूचर की हो, करियर की हो, तमाम तरह की। पहली चीज तो ये कि हैव समथिंग क्लियर इन योर माइंड। जी। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तो है, आज नहीं है तो कल है सॉल्यूशन। अच्छी बात यह है कि उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से हैंडल करें, उस पर आगे बढ़ें, आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा जी। और दूसरी बात, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बाय द ऑलमाइटी। आप उस पर विश्वास रखें और विश्वास रख के अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करें, आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। सर मैं आपकी बात में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि मैंने कहीं सुना था कि अगर तुम्हारे हिस्से में युद्ध लिखा है तो तुम्हारे हिस्से में श्री कृष्ण भी लिखे होंगे। बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत सही लगता है बहुत मुझे कि अगर हमारे हिस्से में स्ट्रगल आ रहा है तो हमारे हिस्से में श्री कृष्ण भी होंगे जो हमें रास्ता दिखाएंगे। देखिए वो तो खैर भगवान प्रभु श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए, लेकिन हाँ मुझे एक चीज अवश्य लगती है कि प्रभु इस पृथ्वी पर अपने आप से तो नहीं आते, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बना के जरूर आपके पास भेजते हैं जो आपको गाइड करता है। वो आपका गुरु हो सकता है, आपका बड़े पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा मैं एक चीज अवश्य कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं यार दोस्त। जी। तो जीवन में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लीजिए या जो मुझे लगता है आप वो कह लीजिए कि जीवन में अक्सर हमें यार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। जी। यार वो होते हैं जो साथ में कहते हैं कि चलो कैंटीन चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के आएंगे, चलिए घूमने चलते हैं। दोस्त जीवन में अगर आपको एक भी मिल जाए, चाहे वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है अपना, अगर एक भी आपको अच्छा दोस्त मिल जाए तो यू मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। इसी में मतलब मुझे आपकी बात सुन के ऐसा लगा कि मतलब मुझे भी लोग ऐसे कहते हैं तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है और तुम आगे कैसे बढ़ रही हो, एक साथ जरूरी होता है। तब मैं कहती हूँ मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और जो वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब तक आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, चाहे वो फैमिली हो या कोई और हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी। और फैमिली सपोर्ट अगर दोस्त की तरह से मिले ना तो मुझे निश्चित लगता है कि फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। सर आपने अपनी जर्नी में ऐसा कौन सा फेज देखा जब अनसर्टेन लग रहा था लेकिन वही आगे चल के एक टर्निंग पॉइंट बना? क्योंकि हर जिंदगी में आता है एक फेज। देखिए मुझे हमेशा से ना पढ़ने का और आगे बढ़ने का शौक रहा। मैं आज भी काफ़ी पढ़ता हूँ, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हूँ, बहुत समय नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ पढूं। तो शायद 2004-05 की बात है, मैंने सोचा कुछ पढ़ना है, आगे बढ़ना है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, उसके बावजूद भी अगर मैंने इच्छा शक्ति दिखाई तो ऑलमाइटी ने मेरी हेल्प की। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम बड़े क्राइसिस से गुजरा, लेकिन ऑलमाइटी ने बहुत सपोर्ट की और करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँचा। जी सर, जैसे आज के स्टूडेंट्स का या फिर आज के यूथ का भी नहीं, मतलब लोगों का क्या होता है जिसमें वो एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे पास ये चीज़ नहीं थी इसलिए हम ये नहीं कर पाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं इसको अच्छी चीज़ नहीं मानता जी। मुझे याद है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, एक बच्चा था हमारे यहाँ, किसी गांव का बच्चा जिसने 12वीं तक कंप्यूटर्स नहीं देखे थे, क्लास में कभी पंखे नहीं देखे थे, उसने बीटेक में एडमिशन लिया और बहुत अच्छे नंबर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। फर्स्ट टाइम उसने बीटेक में आके कंप्यूटर्स देखे, क्लासेस में फैंस देखे। उसके बाद में उसने एमटेक किया और आज बहुत अच्छे लेवल पे है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, एक बार फर्स्ट ईयर का एक बच्चा
उसने अपने फादर से डिमांड की कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। जी। उनके फादर का मेरे पास फ़ोन आया कि सर क्या लैपटॉप ज़रूरी है? मैंने कहा सर नहीं कोई ज़रूरी है, मत दिलाइए। कि सर मुझे बेटी की भी शादी करनी है और ये लैपटॉप की ज़िद कर रहा है। मैं कहा नहीं रहने दीजिए, आप मत दिलाइए। उस बच्चे ने बीटेक की, 3rd में उसके पापा ने उसके लैपटॉप दिलाया। आज वो विदेश में बहुत अच्छी कंपनी में काम। जी सर रिसोर्सेज तो एक बहाना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम एक्सक्यूज देते रह जाएंगे तो हम कभी किसी के लिए उदाहरण नहीं बन पाएंगे। जैसे आपने 2 ही नाम लिए बच्चों के, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। उनके पास रिसोर्सेज की कमी रही होगी बेशक, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। तो पर उन्होंने अगर वो एक्सक्यूज दे जाते तो आज वो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप उनका नाम नहीं ले रहे हो। देखो ना, देयर इज ए कॉर्ड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप इच्छा शक्ति रखें, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, बहुत सारे कंप्यूटर्स लैब्स में लगे रहते हैं जी। आप वहाँ पे जाके काम कीजिए, कौन मना करता है आपको? सिर्फ ये कहना कि मैं बीटेक इसलिए नहीं कर पाऊंगा मेरे पास में लैपटॉप नहीं है जी। या मैं क्लासरूम इसलिए नहीं जा पाऊंगा कि मेरे पास में आज बाइक नहीं है या कार नहीं है, तो ये अच्छे एक्सक्यूजेस नहीं है जी सर। आप सिटी बस से जा सकते हैं, आप कैसे भी, मैंने कहा ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर करना है तो फिर वो हर कीमत पे करना है। देखिए मान लेते हैं आपको एक बुक खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आप पढ़ती हैं कहीं पे, आप बुक खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती, आप अपने टीचर के पास में जाएं और आप कहें कि मैडम यस सर मुझे ये बुक चाहिए, और अगर उस टीचर के पास में है या अवेलेबल करा सकता है, आई एम 100% श्योर कि वो टीचर आपको बुक अवेलेबल करा के कभी मना नहीं करें, कभी मना नहीं करें जी। हम ना अपने दिल में ही कहीं ये मान लेते हैं कि मैं क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, क्यों मांगूं, तो ये आप अपने आप को रोक रहे हैं जी सर। ये भी मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि अगर जब तक हम इनिशिएटिव नहीं करेंगे अपनी तरफ से, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अप्रोच करनी पड़ेगी, तो बिना अप्रोच किए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वैसे भी इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा जी, कोई आपके लिए कोई दूसरा इनिशिएटिव नहीं ले सकता जी सर। जी सर, यूथ अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आती है, और आपके एक्सपीरियंस में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का कितना रोल है? देखिए तीनों का ही रोल है, लेकिन मेरी अपने सोच के अनुसार अगर मैं कहीं भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठता हूं तो मेरे लिए बच्चे का डिसिप्लिन एंड हाउ पैशनेट ही इज, व्हाट इज द लेवल ऑफ पेशेंस इन हिम, उसका डेकोरम कैसा है, उसका अटायर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टैलेंट को सेकेंडरी रखता हूँ जी, मैं टैलेंट को सेकेंडरी रखता हूँ। देखिए एक बच्चा जिसमें सीखने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, अगर उसको नहीं भी आता तो आप उसको गाइडेंस देके आप कहीं से कहीं उसको उठा सकते हैं जी सर। लेकिन जिस बच्चे में टैलेंट बहुत है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो शायद आपको उसको बहुत ऊंचा शायद नहीं उठा पाए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हम कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन जब तक जमीन से जुड़े हुए नहीं होंगे या डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो हमारा नाम कभी नहीं बन पाएगा। ये बात तो सही है जी। दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप टीम लीडर हो या आप टीम के मेंबर हो, आपको टीम से तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, आप किसी टीम में काम नहीं कर सकते, आप अकेले ही काम कर सकते हैं, तो आपको कैसे कोई काम कराए? आपको अच्छा एक टीम लीडर बना दिया, आपका बिहेवियर टीम से अच्छा नहीं है, तो आप टीम से कैसे काम करा पाओ? जी सर। तो यू हैव टू बी अ गुड टीम लीडर जी। और सर टीम लीडर समझ के ना लोगों को ये लगता है कि हमें खुद से वो सारा काम अपने ऊपर ले लेना है, पर मुझे ऐसा लगता है एज अ टीम लीडर हमें औरों के साथ मिलकर काम कराना आना चाहिए। Exactly. This is called as a decentralization of power या work. आप सेंट्रलाइज्ड करके सब काम नहीं कर सकते। अब आप ऐसे सोचो हम टीम लीडर है, ये भी मैं कर लूंगी, ये भी मैं कर लूंगी, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है वो एज अ गुड लीडर नहीं है। देखो क्या होता है कि इफ यू आर ए टीम लीडर और आपके पास मान लेते हैं 10 लोगों की टीम है, तो टीम आपको इसलिए दी गई है कि आप इस काम का डिस्ट्रीब्यूशन करें अमंग ऑल दी 10 मेंबर्स और गेट द वर्क डन। अगर सारा काम आपको खुद ही ऑन करना है तो फिर टीम बनाने की जरूरत क्या है जी। वो तो काम आप फिर खुद ही कर लेंगे सर। फेलियर और रिजेक्शन बहुत नॉर्मल है आज के टाइम पे और होता ही है, तो ऐसा माना जाता है कि आगे बढ़ने के लिए फेलियर और रिजेक्शन दोनों ही हमें आगे की तरफ दिखाते हैं रास्ता, और उस मोमेंट पर खुद को कैसे हैंडल करें कि फेलियर आया फिर हम बाउंस बैक कैसे करें? देखिए मुझे एक मुहावरा ध्यान आता है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में जी। देखिए फेलियर और रिजेक्शन दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ जी।
हमारे बॉलीवुड के कहे जाने वाले बिग बी जी अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने रिजेक्शन और फेल्योर दोनों देखे हैं, रिजेक्शन भी देखे हैं और फेल्योर्स भी देखे जी हैं। उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो सब हाँ जी, बच्चों ने हाँ सुनी जी। होंगी, तो आई नीड नॉट टू नरेट जी इट। मेरे पापा भी मुझे अक्सर उन्हीं की कहानी हाँ। सुनाते हैं। देखिए, अगर आप रिजेक्शन या फेल्योर से घर बैठ गए या आपने हार मान ली तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जी अगर उस रिजेक्शन या फेल्योर से सीखने के बाद आप ये समझे कि आप में कहाँ कमी रह गई। जी देखिए, सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जी दूसरे में कमी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप अपनी कमी निकालना शुरू कर देंगे उस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। जी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब पहली बार मैंने बीटेक की क्लास ली और 2 साल पढ़ाया तो मुझे लगा कि मुझे अपना फीडबैक लेना चाहिए। लोग अक्सर फीडबैक नहीं लेते हैं। जी मैंने अपना आप एक फॉर्म डिज़ाइन किया और बच्चों को सर्कुलेट किया। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, कुछ मैंने ब्लैंक पॉइंट्स छोड़ दिए बच्चों के लिखने के लिए। मेरे पास में आज भी वो फॉर्म्स रखे हुए हैं और बच्चों ने उसके अंदर वाकई में जो कहते हैं ना कि दिल निकाल के रखा पेपर्स के ऊपर। जी बहुत अच्छा मुझे लगा और मैंने कई पॉइंट्स पे अपने आप को इम्प्रूव भी किया उसके जी अंदर। जैसे मैं उस समय थोड़ा स्पीडली बोलता था जी जी तो बच्चों ने लिखा कि सर थोड़ा सा स्पीड आप कम किया कीजिए। एक बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कोशिश की और शायद मैं कर पाया उसके जी सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर फेलियर आया तो हमें रीस्टार्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उस री में जो है ना वो एक्सपीरियंस है जो फेलियर से आया है। तो हमारे देखिए, पास जैसे रीस्टार्ट में स्टार्ट है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है कि इस सृष्टि में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो हम इस सृष्टि मटेरियलिस्टिक चीजें देखते हैं वो सब हमने ही बनाई हैं। जी चाहे वो फैन हो, कंप्यूटर हो, मैंने नहीं बनाया तो किसी और ने बनाया है। तो कोई भी फेलियर के बाद में बड़ी बड़ी कंपनी फेल हो जाती है, जी बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, फेल हो जाते हैं। उस फेलियर की वजह से ऐसा थोड़ी कि कंपनी बंद हो जाती है या अपना दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनाती है। तो नैनो था, फेल हो गया। जी जब रतन टाटा जी का एक बहुत चाइल्ड और क्या मैं क्या कहूँगा फेवरेट प्लान था उनका, वो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था लेकिन फेल हो गया, नहीं एक्सेप्ट कर पाई पब्लिक। जी सर, इस वजह से टाटा ने गाड़ियाँ तो बनानी बंद नहीं करी, नहीं नए नए मॉडल्स उनके आते रहते जी हैं। अगर आप किसी भी फेल्योर से, रिजेक्शन से सीख के सेल्फ एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे तो यू कैन रीच द स्काई। सर वही चीज़ है, अगर आज उन्होंने अपने फेलियर से डर के बैठ गए होते तो आज रतन टाटा को कोई नहीं जानता। आप रतन टाटा को देख लीजिए, आप अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, आप शुरुआत तो करें। जी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जी। ये बहुत जरूरी है। जी, और मतलब मुझे आपकी इसी बात से एक चीज़ याद आई कि हम एक लाइन है जो पूरी तरह से सही है और एक आधी लाइन है जो पूरी तरह से गलत है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आधी लाइन एकदम सही है कि भगवान के घर देर नहीं है, लेकिन भगवान के घर देर है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देरी भगवान के घर से नहीं है, देरी हमारी तरफ से है। कभी कभी हमारी तरफ से भी होती अगर है। हम एक बार इनिशिएट ले लेते हैं तो भगवान तो तैयार बैठा है हमारी मदद करने के लिए। देखिए, मैं आपको ऐड करूँ, जी हमारे पेरेंट्स कभी हमारा बुरा चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो जो परमपिता परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं, जी वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा? लेकिन अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, 10th पास नहीं कर पाया, तो उसका फादर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जी ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर है। अगर हमने सोच लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो परमपिता कैसे हमारी हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि अगर भारत के आप 5 टॉप लोगों को देखें कि उन्होंने किस फील्ड में काम किया और कितने पढ़े लिखे थे, या किस तरह से मुकाम किया है। सबसे पहले बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। जी वो टॉप के साइंटिस्ट रहे, रिसर्चर रहे। दूसरी बात करते हैं अमर्त्य सेन जी की, जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो वो उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, लेकिन नोबेल। तीसरी बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की, जो ना इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, जिनको हम बिग बी के नाम से जानते रहे। चौथा लता मंगेशकर जी, जो शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिंगिंग में वो लेवल हासिल किया है जिनको सुर सम्राज्ञी के नाम से भी दुनिया जानती है। और 5वें सचिन तेंदुलकर जी,
जो वो इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन क्रिकेट में उन्होंने मुकाम हासिल किया। आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में करें, लेकिन एक लेवल पे आए, आप मेहनत में कमी नहीं करें तो शायद आप कहीं भी पहुंच जाए। पैशन हो तो हर फील्ड में अपनी जगह बना सकते बिल्कुल सही बात है। आप आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें या साइंस पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें या बहुत नहीं पढ़े हैं, तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप ऊंचे उठें तो आप कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं। सर, इस उपयोगी चर्चा के लिए आपका दिल से धन्यवाद। निश्चित ही ये हमारे श्रोताओं के लिए एक मार्गदर्शन साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत